बेटा यहाँ पे देखेंगे सब बच्चे, आज की क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, ये बेसिकली हो रहा है आपका बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर फर्स्ट। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, काइंड ऑफ हमने बेसिक्स पढ़े, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े, क्लियर की पहचान किस तरीके से की जाती है हमने ये पढ़े। तो जिनकी इनकेस कोई भी क्लास मिस हुई है या फर्स्ट क्लास भी है तो उनको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि लास्ट का कोई भी लेना देना इसमें नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला चैप्टर ही क्या है बुक के अंदर, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है इसको? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे मैंने आपको जो अकाउंटिंग सिखाई थी, हम ना थोड़ा अकाउंटिंग को पहले समझ लेते हैं दोबारा से कि अकाउंटिंग सर किसे कहा जाता है। मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है सर? इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग क्या होती है सर? एक आर्ट या प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें क्या करने होते हैं सर? 4 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम करना होता है सर मैंने रिकॉर्डिंग। क्या करना है इसके अंदर? रिकॉर्डिंग। उसके बाद सर हमें दूसरा स्टेप करना होता है इसके अंदर क्लासिफाइंग। तीसरा स्टेप इसमें होता है सर समराइजिंग। और चौथा स्टेप होता है सर इसके अंदर इंटरप्रिटेशन। और ये सब सर हम किसके लिए करते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ किसके लिए करते हैं बच्चे हम ये सब? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। किसके लिए किया जाता है? फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब बच्चे मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, पहले तो हम समझते हैं ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बेटा। सेल और परचेज, खरीदना और बेचना इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। हम कहते हैं ना मार्केट से हम कोई चीज खरीद के लाए हैं तो हम क्या करके आए हैं? वहां पे ट्रांजैक्शन करके आए हैं, ठीक है। आप देखो यूपीआई से करते हो तो क्या बोला था? यूपीआई से ट्रांजैक्शन करिए। हमें ट्रांजैक्शन का मतलब हमने कोई सामान खरीदा है, उसके बदले में हमने पेमेंट करी है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सर अकाउंटिंग का पहला रूल बताया था बेटा मैंने आपको, क्या कि सर अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे जिसको मैं किसमें नाप सकता हूं? पैसे के रूप में नाप सकता हूं। पैसे के रूप में नापने का मतलब क्या है सर? कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके बदले में मेरे को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा या पैसा लेना पड़ेगा, वो सब क्या कहलाएंगी बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। एक एग्जांपल समझते हैं उसके लिए। अभी आप सब मेरे से पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप मेरे को फीस दे रहे हो, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? फाइनेंशियल। कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? अब मान लो आप किसी अपने कजन से पढ़ रहे हो, अपनी दीदी से पढ़ रहे हो, तो वहां पे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी? नॉन फाइनेंशियल। कौन सी हो जाएगी? यानी सर जिस ट्रांजैक्शन में मेरे को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा वो कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी? नॉन फाइनेंशियल। और जिसमें पैसा देना पड़ेगा वो कौन सी कहलाएगी सर? फाइनेंशियल। और अकाउंटिंग में हम कौन सी करेंगे सिर्फ रिकॉर्ड? फाइनेंशियल, ठीक है। अब ये जो 4 स्टेप बने थे बेटा मैंने आपको बताया था, देखो क्या होता है बेटा, हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई लेन देन करते हैं, नितिका आप बताना बच्चे मेरे को, हम अगर किसी दुकान से जगह के सामान खरीदते हैं बेटा कैश में या क्रेडिट यानी कि उधार में, तो दुकानदार जब हमें सामान दे देता है, ठीक है, अगर उसने किसी को उधार में सामान बेचा है तो वो याद रखने के लिए क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? डायरी में लिख लेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करेगा सर? वो रिकॉर्डिंग करेगा। सबसे पहले क्या कर लेगा? रिकॉर्ड कर लेगा उस डाटा को। और रिकॉर्ड जो होता है ना बेटा वो किसमें करते हैं हम यहाँ पे? जर्नल में करते हैं। किसमें करते हैं? अकाउंटिंग में उस बुक को क्या नाम दिया गया? जर्नल बोला गया, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल। फर्स्ट क्लास में यहाँ पे कितने बच्चे थे? 4 या 5, ठीक है। 5 के बाद कितने हुए? 6, 7, 8, 9, 10, आज 14, 15, 16, ये बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम पे बैच फुल होगा वही, ठीक है, पूरा पैक। अब देखो क्या था कि जब 3-4 बच्चे थे ना बेटा तो मेरे को बड़ा इजीली रहता था, ये बच्चा आया ये बच्चा नहीं आया। 10 हुए फिर भी याद रहता है, 15 होंगे तब भी याद रहेगा। लेकिन जैसे और बढ़ते जाएंगे तो क्या मैं सबको याद रख पाऊंगा ऐसे इंडिविजुअली? तो मेरे को भी क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सबकी अटेंडेंस लूंगा, सबका नाम उसके अंदर लिखूंगा। तो वो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूंगा। क्या करूंगा बेटा? ठीक है। लास्ट क्लास में जो 10th में यहाँ पे पढ़ा होगा उसे पता होगा कि आपको एक ऐप प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है। उस ऐप में क्या था? आपकी सारी अटेंडेंस थी, ठीक है, आपके सारे असाइनमेंट्स, आपके सारी टेस्ट, वो सारा मैटर उसके अंदर होता है, ठीक है। वो आपको अभी भी मिल जाएगी, थोड़े टाइम बाद बना दूंगा मैं आपकी आईडी सबकी। वो बेसिकली मैंने क्या करा बेटा, देखो होता क्या है, आप में से ना किसी के पेरेंट्स का होता है, आजकल नॉर्मल हो गया है बड़ा, फोन आ जाता है। और फोन कब आता है पेरेंट्स का? नॉर्मली कब आता है बताओ?
पूरे साल कभी नहीं आएगा। एडमिशन कराने आए किसी के पेरेंट्स, एक दो को छोड़ के? नहीं आए। तुम सारे खुद प्रकट हुए हो यहाँ पे, ठीक है। पेरेंट्स कब प्रकट होंगे? जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर आएंगे, सर ये इतने टाइम से क्या कर रहे थे, इनका रिजल्ट ऐसा हो गया, फलाना हो गया, फिर तो बस पूछो ही मत, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे अगर मेरे को कॉल करके कोई कहे कि एक्स वाई स्टूडेंट की, सर मेरे को बताओ ये क्या कर रहा था 4 महीने से, मैं कैसे बताऊंगा भाई 4 महीने से क्या कर रहा था, याद तो नहीं रहेगा मेरे को। उसके लिए क्या होता है बेटा, जो मैंने आपको ऐप प्रोवाइड कराई उसमें क्या हुआ, आप सबका एक यूनिक कोड है, उस यूनिक कोड को डालते ही क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे सबकी डिटेल्स आ जाती है मेरे पास कि भैया इसके इतने टेस्ट हुए थे, उसका इतना स्कोर था, इतनी अटेंडेंस थी, इतने असाइनमेंट इसने कंप्लीट करे, इतने इसके ड्यू थे, फीस इतनी आई, इतनी नहीं आई, तो सारी डिटेल है ना आपकी। वो वैसा बेसिकली मैंने क्या बनाया पता है, उसे बोलते हैं क्या, लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? लेजर। यानी मैंने हर एक बच्चे का क्या बना दिया बेटे, एक अलग अलग अकाउंट बना दिया। उस टर्म को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, लेजर के नाम से जाना जाएगा। समझ आ गया लेजर सबको क्या है, क्लियर है? अब बेटा लेजर तो हो गया, अब मैं सबके अकाउंट कहाँ पे लेके घूमूंगा, बड़ी मुश्किल का काम है। उसके लिए मैंने क्या करा, एक रिपोर्ट जनरेट होती है ऐप में ही, ठीक है। मैंने कहा कि बैच 11 4 to 5, बैच क्लास 11 टाइमिंग 4 to 5 का मेरे को रिपोर्ट जनरेट करके दे दो। अब उस रिपोर्ट में मैं क्या डाल सकता हूँ, फीस किसकी ड्यू है, अटेंडेंस किसकी कम है, स्कोर किसका कम है, तो वो मेरे को क्या करके दे देगा बेटा, एक समरी बना के दे देगा ना। वो समरी क्या कहलाएगी बेटा अकाउंटिंग के अंदर, उसे बोला जाता है यहाँ पे क्या, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, ट्रायल बैलेंस। समझ आया नितिका पक्का? नहीं? सुनो, कोई नहीं, देखो फर्स्ट क्लास है आपकी, ये वाला स्टेप समझ आ गया पक्का? ठीक है। अब हुआ क्या बेटा कि सपोज करो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें से थर्ड नंबर पे मान लो कोई स्टूडेंट है मेरे पास, राम, ठीक है। वो मेरे को सडनली कॉल करता है, भैया ये बताओ मेरी कितने महीने की फीस ड्यू चल रही है। अब मैं कहूंगा भाई एकदम कैसे बता दूं, वेट कर, मेरे को रजिस्टर लेके आना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कब फीस पे करी है कब नहीं करी है, ठीक है। अगर कब, जब मैंने सिर्फ क्या बनाया हुआ होगा, जर्नल बनाया होगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर रखा होगा बच्चे, सब स्टूडेंट्स का अलग अलग अकाउंट बना रखा होगा कि राम की कितने महीने की फीस आई थी, नितिका की कितने महीने की आई है, एक्स वाई जेड स्टूडेंट की कितनी आई है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली राम का अकाउंट खोलूंगा, मैं उसमें देख लूंगा बेटा आपने ना अप्रैल में ज्वाइन करा था, अप्रैल से लेके आपकी 3 महीने की फीस आई हुई है, 2 महीने की ड्यू चल रही है, तो मैं हैंड टू हैंड उसको बता दूंगा बच्चे। तो वो क्या कहलाता है सर, मेरा क्लासीफाइंग कहलाता है। और वो किस में करते हैं बेटा, हम लेजर में करते हैं। ये तो मैं विद इन अ मंथ कर रहा हूँ। अब मुझे मंथ के एंड में क्या देखना पड़ता होगा बच्चे, कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी इस मंथ की फीस क्या रह गई है, ड्यू। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक लिस्ट तैयार करूंगा ना, कि भैया मान लो 50 स्टूडेंट्स है बैच में, तो मैं लिस्ट तैयार करूंगा उसमें से कितने ऐसे बच्चे जिनकी फीस ड्यू है, तो मैं उनका नाम लिख लूंगा। तो मैंने क्या करा बेटा, इतने सारे डाटा में से क्या बना ली, उसकी समरी बना ली ना। क्या बना ली? वो समरी क्या कहलाती है सर, मेरी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, अब समझ आया? उसके बाद सॉरी, उसके बाद बेटा हमारा क्या होता है बच्चे यहाँ पे, फाइनल अकाउंट। ये होता है हमारा 19 और 20 चैप्टर, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने पहले भी कहा था आपसे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये भी सेकंड टर्म में आता है बच्चे, लेकिन अभी इंटरप्रिटेशन बता दूंगा थ्योरी के अंदर आपको। देखिए बेटा यहाँ, देखिए सबसे पहला बेटा यहाँ पे आता है क्या, अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ सर, टर्म्स ऑफ मनी। यानी सर इसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होनी चाहिए सर, हमारी मनी फॉर्म में होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए उसका। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बढ़िया वाला। अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट बना, जैसे मैथ्स किसके लिए बना बेटा, कैलकुलेशन के लिए। साइंस बायो बनी बॉडी के लिए हमारी, ठीक है, प्लांटेशन वगैरह हमने उसके अंदर पढ़े। अकाउंटिंग क्यों बना, क्या करते हैं हम अकाउंट्स बना के, अकाउंट्स मैनेज करते हैं। अकाउंट्स मैनेज क्यों करते हैं, मतलब इन द एंड हमारा क्या है उसका मोटिव, कि हम ये कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा सर, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इन शॉर्ट बताऊं अकाउंटिंग क्यों होती है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हमें ये पता करना है कि सर जो मैं बिजनेस कर रहा हूं और जिसके मैं अकाउंट्स बना रहा हूं उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, अकाउंटिंग। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है, क्या लिखा है यहाँ, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। साल के आखिर में मैं ये बता देता हूं कि भैया आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेट करना। क्या बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेट या कम्युनिकेट करना। ठीक है भाई, देखो मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो,
एक किसी का मैं अकाउंट संभाल रहा हूँ कंपनी का, मैंने पूरे साल उसका अकाउंट संभाला, वो साल के एंड में मेरे से क्या पूछेगा, ये पूछेगा सर मेरे को ये बताओ इस साल मेरी फर्म में प्रॉफिट हुआ है या मेरे को लॉस हुआ है, कितने पैसे मेरे आए हैं और कितने पैसे मेरे पास से गए हैं। तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। यहां तक समझ आई? पक्का? ठीक है। अब बेटा दूसरा स्टेप आता है, यहाँ पे एक टर्म है, बुक कीपिंग को समझने से पहले वो हम समझ लेते हैं। देखिए देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये अकाउंटिंग किसी की एक छोटी बहन है, ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे, बुक कीपिंग। क्या नाम है बेटा उसका, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में बेटा नितिका कितने पार्ट्स हैं बेटा, वहां पे कितने स्टेप्स कर रहे हैं आप, 4 ना। बुक कीपिंग में सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से, सिर्फ पहला बेटा रिकॉर्डिंग और दूसरा बेटा हमारा समराइजिंग। यानी कि सर इसके अंदर सिर्फ मैं क्या बनाता हूं, ओनली जर्नल और ये लेजर। क्यों, मैं बता देता हूं इसका रीजन। बेटा बुक कीपिंग ना हम सब में से, ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा क्या, क्लासिफाइंग। क्या आएगा बेटा यहाँ, ठीक है। जितना भी ये वाला काम है ना, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, तब ये चारों के चारों स्टेप आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसके लिए ना एक नॉर्मल पर्सन भी क्या कर सकता है, बुक कीपिंग कर सकता है, और एक नॉर्मल दुकान वाला ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था बेटा, दूध वाला होता है, दूध वाले के यहाँ से 2 तरीके से दूध आ रहा है, एक कैश में और एक कार्ड की बेस पे, कार्ड बने होते हैं सबके, तो वो भी तो क्या बना रहा है बेटा, जर्नल भी बना रहा है और सबके दूध के कार्ड मेंटेन कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है वहां पे, अपना लेजर भी बना रहा है। तो यानी ये तो दूध वाला भी कर रहा है काम, है ना, उसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है बेटा, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, वो अकाउंटिंग नहीं है पूरी की पूरी, अकाउंटिंग तो पूरी की पूरी ये है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, मेरा बुक कीपिंग। 101% एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले साल भी था। फिर बता रहा हूँ, जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जब बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट है, तो उसको मान के चलना इंपॉर्टेंट है, वरना जिनके भाई बहन पढ़े उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे, पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ सीरियसली उसको राइट डाउन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके, ठीक है। देखिए बेटा इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कहता है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक। वही बात आ गई ना, क्या करते हैं सर इसमें हम, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग, ठीक है। थर्ड वन क्या है बेटा, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या है बेटा, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक अप्लाइड इन अकाउंटिंग। मैथमेटिक्स क्या था बेटा, वो एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर आपने मैथ्स की क्या सीखी, ट्रिक्स सीखी, जैसे कि बोर्ड मास का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स क्या होते हैं, सब सीखा ना उसके अंदर। उसी तरीके से अकाउंटेंसी क्या है सर, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो कि मेरे को क्या करना सिखाएगा, पूरी की पूरी अकाउंटिंग करना सिखाएगा। और हमें क्या सीखने को मिलेगा इसमें, प्रिंसिपल सीखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, रूल्स और रेगुलेशन जो हम किसी सब्जेक्ट में लगाते हैं। अगला पॉइंट है बेटा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है बेटा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मुझे सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ना मेरे को बच्चे आप ये बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये बताओ सबसे पहले तो। ये जो टर्म लिखा है ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, क्या मतलब है इसका। हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर क्या होता है बेटा, हम कहते हैं वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत बुरा है, ठीक है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत बेकार है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। उसी से एक टर्म बन गया हमारा क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि किसी भी चीज की क्या कराता है बेटा, हमें पहचान कराता है कि वो सामने वाला पर्सन हो, चाहे अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इस डेफिनेशन की पहचान क्या है बेसिकली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का देखो पहले से ही समझ जाओगे। मैंने बेटा चलो जिससे पूछ रहा हूँ, आप बताओ अकाउंटिंग का सबसे पहला क्या रूल बताया बेटा मैंने अभी, है, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड में क्या सबसे पहले बताया, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, सिर्फ मनी वाली, बताया था ना। पहला रूल पढ़ो बेटा, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। कहता है इट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दैट वी रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये क्या हुई बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, मेरी एक लिमिटेशन भी हो गया। लिमिटेशन क्या होती है,
यानी एक तरीके से मैं अकाउंटिंग में चाह कर भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नेगेटिव क्या होगा अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस में कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मैं बता देता हूं एक शॉर्ट में, भाई मैंने कार खरीदी ना, तो मैं वहां पे सिंपल लिखूंगा कार ऑफ 10 लाख रुपीज। अकाउंटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है आपने मर्सिडीज खरीदी है, आपने होंडा खरीदी है, आपने मारुति खरीदी है, उसको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। उसको किससे लेना देना है बेटा, सिर्फ उसकी मनी वैल्यू से लेना देना है। ये इसकी अच्छाई भी है और इसका क्या है, एक लिमिटेशन भी है, नेगेटिव भी है अपने आप में। क्लियर है? यानी अगर मान लो मैं कहता हूं हमारे यहाँ पे कोई वर्कर था, वो बड़ा ऑनेस्ट था, अकाउंटेंसी कहेगी हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि वो मनी के टर्म्स में ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकती, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती। समझ आई? फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन मनी टर्म्स, only those business events which are quantified in a monetary terms are recorded in the books of account. For example, purchase of goods for 30,000, sale of goods to Ram 45,000। बेटा एक टाइम पे ना इमेजिन करके देखो, यहाँ पे ये 30,000 नहीं है, सिर्फ लिखा है परचेज ऑफ गुड्स। दिमाग लगाओ, करोगे क्या इसका? खुद ही सोचो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर मुझे उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे को कोई खरीद के आएगा, भैया मैंने ना कपड़े खरीद लिए, मैं कहूंगा ठीक है भाई। समझना मेरी बात क्या कह रहा हूँ। कोई एक बच्चा आता है, भैया मैंने कल कपड़े शॉपिंग करके आया, मैंने कपड़े खरीद लिए, मैं कहता हूँ ठीक है भाई। अब उसने बोला भैया मैंने कल शॉपिंग करके आया, मैंने 50,000 के कपड़े खरीद लिए, तो सोचना पड़ेगा यार 50,000 रुपए के खरीद लिए। कोई कहे कि मैंने शर्ट 200 रुपए की खरीदी, तब भी सोचना, मैं 200 की शर्ट मिली कहां से भाई तेरे को? यानी कि सबसे ज्यादा क्वालिटी क्या ऐड कर रहा है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू ऐड करती है। सिंगल ट्रांजेक्शन होगी ना, आप उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर पाओगे बेटा, क्यों? उसकी मनी वैल्यू पता ही नहीं है आपको। अगली भी देख लो, सेल ऑफ गुड्स टू राम, अगर ये लिखा होता कि मैंने राम को माल बेचा, तो सामने वाला कह सकता है भाई मैं क्या करूं, है ना? लेकिन उसने क्या लिखा, मैंने राम को 45,000 रुपए का सामान बेचा, तो हम उसको एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्या है मेरे पास, मनी वैल्यू पता है मेरे को। तो जब तक अकाउंटिंग में किसी चीज की मनी वैल्यू नहीं पता, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगला, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अभी हमने पढ़े थे बेटा। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है बेटा, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? हमारे पास बेटा डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, है ना? उन ट्रांजेक्शन्स में से मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए, मनी वाली कौन सी है। क्यों सर, अकाउंटिंग का रूल क्या है कि मैं कौन सी ट्रांजेक्शन लिख सकता हूँ, सिर्फ मनी वाली लिख सकता हूँ। तो पहला काम क्या है बेटा मेरा यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन। ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग। यानी सर सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन्स मैं देखूंगा जिसको किस में मेजर कर सकते हैं हम, मनी में। दूसरा सर, रिकॉर्डिंग, ये हमने पढ़ ही लिया था सर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन आर्ट। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स कॉल्ड classifying. After recording of business transaction in a journal or in the subsidiary books, these are classified. Classification is done in the ledger. Classification किसमें होगी, लेजर में, अभी बताया था आपको। फिर उसके बाद क्या आता है सर, समराइजिंग। This is a process in which classified data of a ledger is presented to the management and other user of accounting service in understandable and useful manner. This process involves balancing of a ledger account and preparation of a, क्या बनाते थे बेटा हम बाद में, ट्रायल बैलेंस। फिर मैंने 3 स्टेप बताया आपको, पहला रिकॉर्ड कर लो, दूसरा लेजर बना दो, लेजर बनाने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बना दो। एंड में क्या होगा सर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कोई बताएगा बच्चे एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है डीपली स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को जब आप डीपली आगे बढ़ते हो ना, उसको क्या करते हैं, एनालाइज कहते हैं। ठीक है? वो कहता है कि एंड में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसको क्या करेंगे बेटा, हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे कि उसका रिजल्ट प्रॉफिट आया है या उसका रिजल्ट लॉस आया है। तो देखो क्या लिखा है, इट मींस प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने पहले ही बताया था, ये कब करेंगे बेटा, हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा कहां पे आने वाला है आपका, सेकंड टर्म में। उसके बाद आता है बेटा क्या, कम्युनिकेशन आता है। क्या आता है, कम्युनिकेशन। कहता है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी क्या है बेटा, एक बिजनेस की लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस टू इट्स इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है बेटा, अपने रिजल्ट को बताने में हेल्प करती है, किसको, अपने इंटरनल यूजर को और अपने एक्सटर्नल यूजर को। अब देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल है क्या, देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। मुझे कोई बताएगा ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है बेटा, अब ये बताइए पहले आप, ऑब्जेक्टिव किसे कहा जाता है बेटा? यहां लिखा है
कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किस लिए करी जाती है बेटा? बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं। कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस। दूसरा काम मैंने अभी आपको बताया था, अकाउंटिंग क्यों करी जाती है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्यों करते हैं बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। Accounting help in ascertaining the profit generated or loss suffered in the business during an accounting period। एक साल के ड्यूरेशन के अंदर जितना हमारे पास लॉस हुआ है या जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसे क्या बोला जाता है बेटा? एक तरीके से अकाउंटिंग कैलकुलेट करती है। अब यहाँ एक टर्म आया बेटा आपका, देखो बच्चे, एक ना हमारा टर्म होता है फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर, और एक होता है बच्चे हमारा यहाँ पे कैलेंडर ईयर। अभी आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है? कौन सी डेट से हमारा ईयर स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से, है ना? नॉर्मल अब तक होता था। कॉमर्स के स्टूडेंट का 1 जनवरी से नहीं होता। कॉमर्स के स्टूडेंट का होता है बेटा 1 अप्रैल से। कब से होता है? क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ना, अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चे, वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल। जैसे कि अगर इस ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, और एंड कब होगा? ये 31 मार्च 2020। होते इसमें भी 12 महीने हैं, लेकिन कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है सर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, है ना? लेकिन जो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर ये कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। और 31 मार्च को कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इसको बोला जाता है क्लोजिंग डे। क्या बोला जाता है? क्लोजिंग डे। सारे के सारे बैंक्स भी क्या होते हैं बेटा? उस दिन बंद होते हैं। रीजन, गवर्नमेंट की ये एंड डेट है कि यहां तक आके आपको सबको अपने अकाउंट्स क्या करने हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करने हैं, सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद। तो इसे क्या बोला जाता है? उस दिन को क्लोजिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। कि ठीक है, सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ गवर्नमेंट क्या कहती है? अपने अपने अकाउंट बनाओ और कहां सबमिट करो? आके गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करो, टैक्स सबमिट करो अपना अपना। समझ आ गया? ठीक है, तो दोनों ईयर्स क्या होते हैं अलग, इसे डिटेल में हम आगे भी अभी पढ़ेंगे बेटा। तो यहां पे क्या लिखा था कि ये अकाउंटिंग पीरियड में जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको पता लगाने में मदद करता है। अगला क्या है सर? डेपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखो बेटा, इसको बाद में बढ़ते हैं। मैं आपसे अगर एक एग्जांपल पूछूं, देखिए इधर बच्चे, इसी साल 1 अप्रैल 2025 को मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगा के। कितने रुपए लगाए बेटा मैंने उसमें? अब इस साल के 10 महीने के बाद, यानी कि मैं अगर, चलो 10 महीने नहीं, मैं अगर किसी से 1 अक्टूबर 2025 को पूछूं भैया बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे, मुझे अभी पोजीशन बताओ बिजनेस की क्या है? वो 10 लाख रुपए बढ़ गए, कम हो गए, खत्म हो गए, हैं कहाँ, ये बताओ। तो अगर वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता तो क्या वो मेरे को बता पाएगा कि एग्जैक्टली उसका पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया? नहीं बता पाएगा ना। तो अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करता है बेटा? मेरी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने में, कि एग्जैक्टली उस टाइम पे मेरे हाथ में कितना पैसा है, मेरे पास कितनी असेट्स है, कितनी मेरी लायबिलिटी है, कितना कुछ मेरा ड्यू चल रहा है, वो सब बताने में क्या हेल्प करता है बच्चे? हमारी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो देखो पॉइंट भी वहां पे बच्चे यही लिखा हुआ, अगर ध्यान से आपने देखा होगा, कहता है डेपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, द बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। इट डेपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ असेट्स, ये बताता है कि मेरी कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। क्या करता है बेटा? मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। अब सुनना मैनेजमेंट को कैसे करता है। ऐसे पढ़ने से बढ़िया एग्जांपल समझो, अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो बेटा, एक कंपनी है, उसने 1 अप्रैल को अपने बिजनेस में 1 CR का इन्वेस्टमेंट करा और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, मान लो एक है एक्स और एक है वाई। इस 1 करोड़ में से 50 लाख उसने एक्स को बनाने में लगाए थे और 50 लाख क्या बनाने में लगाए थे बेटा? वाई। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स इस 50 लाख का जो प्रोडक्ट था एक्स वाला, इसके ऊपर उसे प्रॉफिट होता है 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, और यहां पे उसको सिर्फ
10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप मेरी जगह या इस कंपनी की जगह होते तो उससे आगे आप पैसा किस में ज्यादा इन्वेस्ट करते, एक्स में या वाई में? एक्स में करते सर, क्यों? सर दोनों में पैसा बराबर लगाया था लेकिन प्रॉफिट किस में ज्यादा मिल रहा था मेरे को, एक्स में मिल रहा था। तो इसी तरीके से बेटा जो हमारी अकाउंटेंसी है ना, वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में, ताकि मैनेजमेंट को ये पता रहे कि मेरा पैसा कहाँ लगा था, कहाँ पे मेरे को ज्यादा इंक्रीमेंट मिला और कहाँ पे मेरे को कम इंक्रीमेंट मिला है। उसके लिए क्या काम आती है बेटा, हमारी अकाउंटिंग काम आती है। जैसे कि आपकी मार्कशीट होती है ना, आपको पता चल जाता है कि 5 सब्जेक्ट में मैं कहाँ अच्छा चल रहा हूँ, कहाँ पे बुरा चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है उसमें, अब पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा ये। कहता है मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए होती है बेटा ये डिसीजन लेने के लिए, कि हमें कौन सा माल बनाना है, कौन सा माल नहीं बनाना। फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करती है बेटा, ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कराती है, मैनेजमेंट को। अगला है बेटा प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, किसको, यूजर्स को। अब यूजर्स का बड़ा अच्छे से समझना, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा आपको। शेयर सब समझते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। और इन्वेस्टमेंट जो बेटा उसमें करता है ना, उसको बोला जाता है क्या, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं हम उसको, शेयर होल्डर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं ना, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। मैं लास्ट 1-2 महीने से ना इन दोनों के अकाउंट स्टडी कर रहा हूं। ठीक, मुझे पता चलता है बेटा कि लास्ट 2 महीनों में ना पर मंथ के अकॉर्डिंगली इसने जो है 6% का प्रॉफिट दिया है पर मंथ। यानी इसमें एनुअल मंथली इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है, 6% का आ रहा है। ठीक है, और जो बी है ना, बी में जो मंथली इंक्रीमेंट आ रहा है बेटा, वो कितने का आ रहा है, 10% का आ रहा है। तो बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ इन्वेस्टर, आप ए में इन्वेस्ट करोगे या बी में इन्वेस्ट करोगे? बी में करोगे सर, क्योंकि रिटर्न कहां पे ज्यादा मिल रहा है मेरे को, बी में ज्यादा मिल रहा है, पैसा कहां पे ज्यादा बढ़ के मिल रहा है मेरे को, बी में मिल रहा है। लेकिन सर ये सब कुछ पता कहां से चलेगा मेरे को, ये पता चलेगा अकाउंटिंग से। जब मैं कंपनी की बैलेंस शीट्स अकाउंट्स देखूंगा कि भैया किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसको कितना लॉस हो रहा है। समझ आई? अब आपको ये भी सुना होगा बेटा आपने कि बैंक से लोन लेती है कंपनी, लेती है ना। आज हम में से कोई लोन लेने जाए हमें इजीली मिल जाएगा, या अंबानी लोन लेने जाएगा उसे इजीली मिल जाएगा? बताओ, अगर हम सब लोन लेने जाए हम में से कोई, हमें आसानी से मिलेगा, या अंबानी लोन लेने चला जाए उसे आसानी से मिल जाएगा? है, अंबानी को क्यों, बताओ बताओ। ठीक है, क्योंकि बैंक को पता है भैया इसे पैसे देने का मतलब है मेरा पैसा आ ही जाएगा। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है ना, दिख रहा है कि वो अंबानी है। हमारे साथ क्या करेगा, वो हमारे अकाउंट चेक करेगा, हमारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, फिर स्टडी करेगा कि इस पर्सन को मैं लोन दे सकता हूं या नहीं दे सकता, ये रीपे कर देगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कहां से पता चलता है बेटा, ये हमें पता चलता है अपने अकाउंटेंसी से पता चलता है। अकाउंट्स जो होते हैं ना, उसको देखते हैं बैंक वाले आके कि भैया आपने लास्ट ईयर में कितनी सैलरी ली है, कितना आपने पैसा कमाया, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या देंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे। समझ आया ये पॉइंट, क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। फिर आता है बेटा हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। कौन सा फर्म कंपैरिजन है ये, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ एक कंपनी है बेटा यहाँ पे मारुति, और एक कंपनी है यहाँ पे होंडा। ठीक है, अब दो, एक पर्सन है ए जो इन दोनों कंपनी में क्या करता है बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। या इसको ऐसे मत समझ के, और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, रुको। मान लो बेटा एक कंपनी ही है हमारी, कौन सी, मारुति, और ये दो गाड़ियां बना रही है। एक बना रही है बेटा ये स्विफ्ट डिजायर, और एक ये बना रही है बेटा क्या, ब्रीजा। ठीक है, लेकिन उसे देख रहा है कि भैया मार्केट के अंदर ना ब्रीजा की डिमांड बहुत हाई जा रही है, लगातार लगातार किसकी डिमांड हाई हो रही है, ब्रीजा की डिमांड हाई हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी डिजायर ज्यादा बनाएगी या ब्रेजा ज्यादा बनाएगी, ब्रेजा ज्यादा।
लेकिन ये कब कर पाएगी? जब वो दोनों अपनी गाड़ियों के अकाउंट्स को आपस में क्या करेगी बेटा? स्टडी करेगी, कंपेयर करेगी। इसे बोलते हैं क्या? इंटर फर्म कंपैरिजन बोल सकते हो। या तो दो अलग अलग कंपनी ले सकते थे आप, की होंडा और मारुति, या आप एक ही कंपनी के दो अलग अलग मॉडल्स ले लो। तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा सेल हो रहा है और कौन सा कम सेल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली क्या ले रहे हैं बेटा? वो डिसीजंस ले रहे हैं। आपने समझ आ रही है ये चीज? तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैनेजमेंट एंड अदर एंड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन मेक कंपैरिजन ऑफ द फर्म विद सिमिलर फर्म्स बाय कंपेयरिंग विद द अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? पक्का?